नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अफोर्डेबल स्टडी अड्डा पर। आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल क्या है और इसके घटक क्या हैं। व्हाट इज सोलर सिस्टम एंड व्हाट्स इट्स कंपोनेंट। कहने का अर्थ ये है कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ है, इस सौर परिवार का निर्माण कैसे हुआ है, इसके निर्माण में कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, कौन कौन से क्षुद्र ग्रह हैं। इन सभी के विषय में हम इस लेक्चर में बॉटम टू टॉप एनालिसिस करेंगे। और आपको इस लेक्चर को देखने के बाद यदि कोई क्वेरीज होता है या कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं उनसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, बिना किसी विलंब के साथ हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सौर मंडल, यानी सौर मंडल क्या है। अब आपको सौर मंडल क्या है या इसकी घटक क्या है, इन सब के लिए आपको कोई बहुत बड़ी परिभाषा रखने की जरूरत नहीं। बस आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको सरल व आसान शब्दों में कहना है, सूर्य और उसके सौर परिवारों या खगोलीय परिवारों का समूह ही सौरमंडल कहलाता है। जी, सौर सौर और उसके खगोलीय परिवारों का समूह क्या कहलाता है, सौरमंडल कहलाता है। बस आपको इतना ऐसे 4-5 शब्दों में याद करना है कि सौरमंडल क्या है, सूर्य और उसके खगोलीय परिवारों का समूह क्या कहलाता है, सौरमंडल कहलाता है। व्हाट इज सोलर सिस्टम, व्हाट इज सोलर सिस्टम। तो कुछ नहीं कहना है आपको, सूर्य और उसकी खगोलीय या आकाशीय, यानी खगोलीय पिंडों, आकाशीय पिंडों का समूह ही क्या कहलाता है, का समूह ही सौर मंडल कहलाता है। आपको बस ऐसे कह देना है कि सौर मंडल क्या है, सूर्य और उसके आकाशीय पिंडों का ही समूह होता है, जिसे हम सौर मंडल कह लेते हैं। अब ये आकाशीय पिंड क्या करते हैं, ये आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और यहाँ आपसे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि आप बताइए कि ठीक है, आपने बता तो दिया कि सौर मंडल जो है सूर्य और उसके खगोलीय परिवारों का एक समूह है। और ये खगोलीय परिवार क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो एक निश्चित निश्चित पथ को प्रदर्शित करते हैं, और कुछ होते हैं निश्चित पथ को प्रदर्शित नहीं करते हैं। सिलेक्शन में उनके उनके विषय में भी अध्ययन करेंगे। तो ये बताइए कि ये सूर्य के चारों ओर ही क्यों परिक्रमा करते हैं। आपको ये क्वेश्चन पुट अप होता है तो आपको सिंपल कहना है कि सूर्य के चारों की ओर परिक्रमण करने का कारण यह है कि जो सूर्य के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बहुत बहुत अधिक प्रबल होता है। यानी ग्रहों की तुलना में सूर्य में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। इसी कारण से ये ग्रह में जो है, ये खगोलीय पिंड है, इसे भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपको पता होगा कि सूर्य के चारों ओर ही चक्कर क्यों लगाते हैं, तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बहुत बहुत अधिक है, यानी बहुत प्रबल होता है। इस कारण ही सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ही चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमने अपनी स्लाइड पे मेंशन कर दिया है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इस ये जो व्हाट इज सोलर सिस्टम एंड व्हाट्स इट्स कंपोनेंट। तो इसको हम 2 लेक्चर से मिलाएंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता है तो बोरियत फील होती है। इसलिए इसे हम शॉर्ट लेक्चर में समझेंगे और आपके अंदर कोई भी डाउट ना हो ऐसा समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज सोलर सिस्टम, व्हाट इज सोलर सिस्टम, यानी सौरमंडल क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ये ये जो आप इमेज देख सकते हैं, थंबनेल पे भी आपने इमेज देख लिया होगा। ये हमारा सन है, ये हमारे प्लेनेट्स हैं, ये सभी क्या है, प्लेनेट्स हैं, ये सभी क्या है, प्लेनेट्स हैं। ये हमारे कौन से, ये भी प्लेनेट्स है, ये डॉट प्लेनेट है, इसे क्या कहते हैं, गौना ग्रह है।
इन सब के विषय में हम इस लेक्चर में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आप यहाँ सोलर सिस्टम, सौरमंडल या सौरमंडल की पूरी इमेज को देख रहे होंगे, तो देखिए शुरू करते हैं। सौरमंडल सूर्य और उसके खगोलीय पिंडों का समूह होता है। यह मेंशन भी कर रखा है कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल जो है सूर्य और उसके खगोलीय पिंडों का क्या होता है, समूह होता है। देखिए, सौरमंडल सूर्य और उसके खगोलीय पिंडों का समूह होता है। ये खगोलीय पिंड सूर्य की प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। हमने कहा ना कि आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है कि ये खगोलीय पिंड जो है सूर्य के चारों ओर ही चक्कर क्यों लगाते हैं। तो ये प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सोलर सिस्टम क्या है या सौर मंडल क्या है। सूर्य और उसके खगोलीय पिंडों या खगोलीय पिंडों को हम आकाशीय पिंड भी कहते हैं। हम आगे बताएंगे कि आकाशीय पिंड क्या होते हैं, का समूह होता है। ये आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड सूर्य के प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ बोला ना कि ये खगोलीय पिंड, जैसे हम हेवनली बॉडीज भी कहते हैं। खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड। ये जो हमने बताया नहीं कि खगोलीय पिंडों का समूह होता है, तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में हेवनली बॉडी कहते हैं या इन्हें आकाशीय पिंड भी कह सकते हैं। इनका दूसरा नाम आकाशीय पिंड होता है। ये हमने यहाँ लिख भी रखा है। इन पिंडों को हम आकाशीय पिंड के नाम से भी जानते हैं। ये अंतरिक्ष के बाहर अर्थात पृथ्वी के बाहर विद्यमान सभी वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब खगोलीय पिंड कोई वस्तु कब बनेगी, हमारी जो अर्थ की आकृति है वो जियोइड शेप में है। ये पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, ये ध्रुवों की ओर बढ़ी हुई है। ऐसे ध्रुवों पे ऐसे उभरी हुई है। ये मतलब एक्चुअली करेक्ट में नहीं मिला, ऐसे इस टाइप में। यानी यहाँ जो ध्रुवों पे है ये उभरी हुई है, इस कारण से हम जियोइड शेप कहते हैं। तो यहाँ बात किया जा रहा है कोई चीज अंतरिक्ष में विद्यमान है तो वो क्या होगी, खगोलीय पिंड कहलाएगी। अब खगोलीय पिंड तो कहलाएगी, तो अंतरिक्ष क्या होता है, तो अंतरिक्ष से आप सिंपल समझिए समझिए कि वायुमंडल से बाहर, हमारे वायुमंडल से बाहर, और कोई वस्तु वायुमंडल से बाहर अर्थात पृथ्वी से बाहर विद्यमान। यानी जो हमारा ये पृथ्वी का ये जो गोला है, ये जो गोला है ये पृथ्वी का, इसके बाहर यहाँ 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 कहीं भी मतलब गोले के बाहर कोई भी वस्तु विद्यमान है तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम खगोलीय पिंड कहेंगे या आकाशीय पिंड कहेंगे। मैंने लिख भी रखा है ना कि इन पिंडों को हम आकाशीय पिंड के नाम से जानते हैं। और ये पिंड अंतरिक्ष के बाहर विद्यमान, अंतरिक्ष के बाहर अर्थात पृथ्वी के बाहर। पृथ्वी के बाहर से तात्पर्य कि हमारा जो पृथ्वी जिस गोली में हम रहते हैं उस गोली से बाहर विद्यमान है। तो सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगे, खगोलीय पिंड कहलाएंगे। अब इन खगोलीय पिंड में क्या होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, जैसे प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, डॉग प्लैनेट्स हो गए, मीटराइट्स हो गए, मीटियोर्स हो गए, उनका पिंड धूमकेतु तारा। ये सभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में इन सब के विषय में अध्ययन करेंगे। ये सब कंपोनेंट्स हैं, इन सब के मिलने से ही क्या होता है, सौर मंडल का निर्माण होता है। तो इन सब का अध्ययन हम आगे करेंगे। तो यानी जो खगोलीय पिंड क्या होता है, पृथ्वी के बाहर, यानी पृथ्वी के गोले से, जो हमारा पृथ्वी जिस गोले में रहते हैं उस गोले के बाहर कोई भी वस्तु यदि विद्यमान है तो क्या कहलाएगी, खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड या अंतरिक्ष अंतरिक्षीय पिंड कहलाए। आप कहेंगे क्या सर, हम एक बॉल उठाएं या एक पत्थर उठाएं और फेंकें यहाँ से और पृथ्वी के बाहर जाके गिर जाए, यानी हमारी, हम यहाँ इस जगह पे हैं, इस जगह पे हैं, ये कोई पत्थर उठाया इसको ऐसे न चाहते ऐसे फेंका कि ये यहाँ जो गिर गया, यानी गोले के बाहर हो गया। तो क्या ये अंतरिक्षीय पिंड होगा, जी अंतरिक्षीय पिंड खगोलीय पिंड होगा जब तक ये पुनः पृथ्वी के अंदर यानी वायुमंडल में प्रवेश न कर जाए। जब तक ये पृथ्वी के बाहर विद्यमान है तब तक ये अंतरिक्षीय पिंड हो सकते हैं, है ना, हो सकते हैं। अब जैसे पॉसिबिलिटी ये है कि इनकी जो आप कोई पिंड फेंकें, ये पृथ्वी के गोले के बाहर चली गई और जाने के बाद इसकी गति बहुत तीव्र है, तो ये क्या करेगी, पृथ्वी के चारों रिवॉल्व होते रहेगी। वहीं अंतरिक्ष में रिवॉल्व होती रहेगी।
जिससे क्या कराएगी, अंतरिक्ष पिंड कहलाएगी। यदि इसकी गति कम है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से यह पृथ्वी पे पुनः आ जाएगी, और जिस प्रकार यह जब पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर गई तो यह अंतरिक्ष पिंड नहीं होगा। तो आपको अंतरिक्ष पिंड, खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड क्या है, उन विषय जिसके विषय में अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार पुनः बता दें कि अंतरिक्षीय पिंड, आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड से आशय है कि अंतरिक्ष के बाहर अर्थात पृथ्वी के बाहर विद्यमान कोई भी वस्तु है तो अंतरिक्षीय पिंड कहलाएगी। अंतरिक्षीय पिंड में यदि हम बात करें तो जैसे सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, डार्क प्लैनेट्स, ये सब है। और इन सब का हम डार्क प्लैनेट, सैटेलाइट, सबका विषय विषय में अंत में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब बात करते हैं कि वर्तमान में हमारे सौर परिवार यानी जो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। ये भी आप इससे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि हमारे सौर परिवार में वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं। ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो यदि वर्तमान में बात करें तो इनकी संख्या 8 है। वर्तमान में बात किया जाए तो इनकी संख्या कुल कितनी है, 8 है। इनकी संख्या कितनी है, 8 है। तो क्या ये शुरू से ही 8 है? नहीं, इनकी संख्या कभी 9 भी हुआ करती थी। यहाँ देखिए कि इनकी संख्या सन 2006 से पूर्व 9 हुआ करती थी। जो वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी या हमारे सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो 8 है, लेकिन ये ग्रहों की संख्या जो हमारे सौर परिवार में वर्तमान समय में 8 है, ये सन 2006 से पूर्व 9 हुआ करती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि सन 2006 के पश्चात इनकी संख्या घटकर 8 हो गई, या कोई ग्रह गायब हो गए? ऐसा कुछ नहीं है। 24 अगस्त सन 2006 को प्लूटो को ग्रहों की रोमियो की मान्यता प्रदान थी से पूर्व। यानी 24 अगस्त सन 2006 से पूर्व प्लूटो जो ग्रह है उसे भी ग्रह था के रूप में मान्यता प्राप्त थी। किंतु 24 अगस्त 2006 के पश्चात खगोलवेत्ताओं ने अध्ययन किया और देखा पाया कि जो प्लूटो है ये गौण ग्रह के रूप में कार्य करता है। अब आपको मैं बता दूं ग्रह क्या होते हैं, गौण ग्रह क्या होते हैं। ये हमारा सन है, ये क्या है, सन है। ये हमारी अर्थ है। तो जो ये अर्थ है ये प्लेनेट है। तो ये प्लेनेट है तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये जब रिवॉल्व होगी अराउंड द सन तो ये सर्टेन पाथ को फॉलो करेंगे। यानी अर्थ, पृथ्वी जो है, ग्रह जो है, अपनी ही कक्षा, अपनी ही पथ पर क्या करेगा, रिवॉल्व होगा। जैसे समझिए कि कोई रेलगाड़ी है तो वो अपनी पटरी पे चलेगी, सड़क पे, हाईवे पे, वाटरवेज पे या पगडंडी पे इसमें नहीं चलेगी। वो अपने लोह पटगामी जो लोहे की पटरी होती है उसी पे ही चलेगी। तो उसी प्रकार जो ग्रह है तो जब ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है तो एक अपनी निश्चित पथ को प्रदर्शित करता है, पाथ, सर्टेन पाथ को। और ये उसी पाथ से ही रिवॉल्व होता रहता है। इसी प्रकार जो अन्य सारे ग्रह भी हैं, ये अन्य ग्रह हैं, ये भी ऐसे क्या करेंगे, ऐसे अपने सर्टेन पाथ को ही फॉलो करेंगे। ये जो ग्रह है ये दूसरे कक्षा में कर करके अपनी कक्षा से, अपने ऑर्बिट से, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। जिस बात को इसको बोलते हैं ऑर्बिट बोलते हैं। ये अपनी ऑर्बिट से निकल गया, एक ऑर्बिट जो एक ऑर्बिट ये और नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। तो यानी जो प्लैनेट्स होते हैं वो अराउंड जब सन के चारों ओर रिवॉल्व होते हैं तो एक सर्टेन पाथ को फॉलो करते हैं और उसी पाथ में रिवॉल्व होते रहते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन जो डार्क प्लेनेट है, बौने ग्रह, पूर्णतः ग्रह नहीं है, इनके नाम से पता चलता है बौने ग्रह। यानी ये भी सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं। किंतु ये सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं लेकिन अपने जो सर्टेन पाथ है, ये जो हमारा सन है, तो ये सर्टेन पाथ को फॉलो करते हैं। यानी ऐसे ये है, कोई ये जेड है, मोनोग्राह है तो ये आएगा, तो ये आता आता ऐसे इवॉल्व होते होते ए नाम का कोई ग्रह है तो उसके कक्षा में ऐसे कट कर देगा, ऐसे इतर उतर जाएंगे। यानी ये अपने निश्चित कक्षा को फॉलो नहीं करता, ये अपने निश्चित कक्षा में भ्रमण नहीं करता, ये बिल्कुल खुला रहता है। यानी इधर उधर किसी भी ऑर्बिट में आ जा सकता है। इसी वजह से इनको हम ग्रहों के रूप में मान्यता नहीं देकर बौने ग्रह के रूप में मान्यता रखते हैं, यानी पूर्णतः ग्रह नहीं मानते।
यही कारण तो आपको पता होगा कि ग्रह क्या होते हैं और बौने ग्रह क्या होते हैं। ग्रह की जो मेजर प्रॉपर्टी ये है कि ये जब सन के चारों रिवॉल्व होते हैं तो एक सर्टेन पाथ, एक रास्ता बनाते हैं और उसी पथ पर ये हमेशा चलते रहेगा। उस पथ से ये कभी नीचे नहीं उतरते, इधर उतर नहीं जाते। लेकिन जो बौने ग्रह होते हैं इनका कोई रास्ता नहीं होता, ये किसी के भी ऑर्बिट पे आ जा सकते हैं। इसी कारण ये हम बौने ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। और यही कारण है कि सन 2006 में जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया या देखा कि प्लूटो ऐसी प्रवृत्ति प्रकट कर रहा है कि वो एक निश्चित पथ को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, वो किसी भी कक्षा में आ जा रहा है, इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकालकर बौनों ग्रह की श्रेणी में दिया। तो आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में हमारे सौर परिवार या सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो इनकी संख्या 8 है। इनकी संख्या कम न हुआ करती थी, 24 अगस्त 2006 को इनकी संख्या न हुआ करती थी। इनकी सॉरी, प्लूटो को गौण ग्रह के रखने का कोई रीजन पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये सर्टेन पाथ को फॉलो नहीं करते, इसलिए इन्हें गौण ग्रह की श्रेणी में रखा जाए, जबकि जो ग्रह होते हैं ये सर्टेन पाथ को रिवॉल्व होते समय फॉलो करते हैं। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको खगोलीय पिंड के विषय में क्लियर हो गया होगा, ग्रह और गौण ग्रह के विषय में क्लियर हो गया होगा। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं वर्तमान में उनके विषय में भी क्लियर हो गया, और पहले कितने रहे हैं इनके विषय में क्लियर हो गया होगा। अब जो 8 ग्रह मौजूद हैं इनके विषय में एक बार अध्ययन कर लेते हैं, और फिर हम अपने लेक्चर को समापन की ओर ले चलते हैं। तो सौर मंडल में उपस्थित 8 ग्रहों के नाम एवं उनकी प्रकृति के विषय में हेडलाइन दे दिया है कि जो सौर मंडल में उपस्थित 8 ग्रहों के नाम और उनकी प्रकृति के विषय में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। एक बार उनकी प्रकृति देखिए, आप प्रकृति ऐसे देखेंगे कि जो भी लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, कहाँ पर जीवन पॉसिबल है, कहाँ पर नहीं है, और क्यों जीवन पॉसिबल है, क्यों जीवन पॉसिबल नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं, इन सब के विषय में हम इस पर अध्ययन करके चलिए बिना किसी विलंब के साथ शुरू करते हैं। जो हमारा पहला ग्रह है, जो नियरेस्ट ऑफ द सन है, उसे हम बुध के नाम से जानते हैं। बुध यानी जिसकी इंग्लिश होती है मरकरी। एक मिनट, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम मरकरी कहते हैं। ये नियरेस्ट ऑफ द सन है, जैसे हमारा ये सन है, ये हमारा मान लीजिए सन है, तो ये जो पहली ऑर्बिट होगी ये मरकरी की होगी, दूसरी ऑर्बिट वीनस की होगी, तीसरी अर्थ की होगी, चौथी मार्स की होगी, पांचवी जुपिटर की होगी, छठवीं सैटर्न की होगी, सातवीं अरुण की होगी, आठवीं यूरेनस की होगी, जिसे हम वरुण कहते हैं। तो जो ये है मरकरी, जिसे नियरेस्ट ऑफ द सन, यानी ये जो सन के सबसे नजदीक है, ये जो हमारा सन है इसके सबसे नजदीक कौन सा है, सन के सबसे नजदीक मरकरी, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बुध कहते हैं। सॉरी, इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, हिंदी में बुध कहते हैं। या ग्रह हमारे सूर्य के सबसे नजदीक उपस्थित है, यानी जो सब नियरेस्ट, फर्स्ट नियरेस्ट ऑफ द सन है, कौन सा प्लेनेट है, तो मरकरी, जिसे हिंदी में बुध कहते हैं। और ये हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन रेडी हो गया कि हमारे सौर परिवार का, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मरकरी के बुध। ये सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मरकरी बुध है हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह। इस ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, साथ ही इस ग्रह पे जीवन संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य के निकट होने के कारण तापमान बहुत अधिक है। और आपको पता हो गया कि जो नियरेस्ट ऑफ द सन है, कौन सा प्लेनेट है, मरकरी, और साथ ही में ये सबसे नियरेस्ट ऑफ द सन जो प्लेनेट है वो मरकरी है, और ये नियरेस्ट ऑफ द सन है, जिसके कारण इस पर तापमान बहुत अधिक है।
अब देखिए, इसके पास अपना कोई सैटेलाइट, खुद का सैटेलाइट, जो प्रकृति होता है, इसका खुद का सैटेलाइट कोई नहीं है। आपको याद होगा कि बुध के पास यदि पूछना जाए कि मरकरी के पास कितने सैटेलाइट्स हैं, तो कोई सैटेलाइट्स नहीं है। इस पर जीवन संभव क्यों नहीं? क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट अवस्थित है, जिसका इसका तापमान बहुत अधिक है, जिससे हाँ लाइफ एग्जिस्ट करना संभव नहीं है। और ये हमारे स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम तो कौन सा है? बुध यानी मरकरी। पहला ग्रह ये है। चलिए दूसरे ग्रह की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है शुक्र है, जिसे हम क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। वीनस कहते हैं, ये सेकंड नियरेस्ट ऑफ द सन। ये देख सकते हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये सेवंथ है, ये एट्थ है। ये वीनस, ये सेकंड नियरेस्ट ऑफ द सन। ये सूर्य के निकट दूसरा ग्रह तथा इस पे भी जीवन संभव नहीं। जीवन क्यों नहीं संभव है? क्योंकि यह भी सूर्य के अत्यधिक निकट है, जिसके कारण इसका तापमान बहुत अधिक है, और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है। अब तीसरे ग्रह पे आते हैं, जिसे हम लोग अर्थ के नाम से जानते हैं। और ये हमारा तीसरा ग्रह है, जिस पर हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। इसे हम ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जानते हैं। ब्लू प्लेनेट क्यों रूप में क्यों जानते हैं? क्योंकि उस पर ये हमारी जो इस ग्रह पर लगभग 70% से अधिक हिस्सा पानी से ढका हुआ है। यानी फोर्थ में 3/4 ऑफ द पार्ट विद, 4 पार्ट में 3 पार्ट जल से क्या है? ढका हुआ है। तो आप कहेंगे सर 70% जल है हमारे पृथ्वी पर, तो हम लोग जल के दोहन के लिए, इसे बचाने के लिए इतना प्रयास क्यों करते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संरक्षित रहे? जी हाँ, हम क्यों करते हैं बता रहे हैं आपको। जो 70% जल है, इसका केवल मात्र 2 से लगभग 3% जल ही पीने योग्य है। और जो अन्य जल है, 70% का 97% जल जो है लगभग, वो सेलाइन वाटर है, जिसे हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। बहुत सारे प्रोसेस हैं इसको करने के लिए, और बहुत सारा इसमें कॉस्ट भी लगेगी। तो यानी जो 3% ही पानी क्या है? पीने योग्य है। और इस 3% पानी पीने योग्य है, इसी कारण ही हम लोग जल को क्या करते हैं? इसके बहुत अधिक दोहन पर बल न देकर इसे संरक्षित करने की बात करते हैं। क्योंकि गांधी जी ने कहा भी है कि हमारी प्रकृति में इतनी वस्तुएं मौजूद हैं जो मनुष्य की जरूरत को तो पूरा कर सकता है, किंतु यदि उसकी इच्छाओं की बात आ जाए तो उस इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकती। कहते हैं ना कि भला नाथ का बोलना, भली नाथ की चूक, भली नाथ का बरसना, भला नाथ की चूक। नहीं, आज किसी चीज का बहुत अच्छा नहीं होता। तो 70% जल मौजूद है, तो इसका मतलब है ये नहीं कि हम लोग जल का अत्यधिक दोहन करें। इसका केवल मात्र 3% पानी ही पीने योग्य, और सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोग को भी सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए, और अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो पृथ्वी का लगभग 70% जल से ढका है, इसलिए इसे हम ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जानते हैं। और ये तीसरा, सेकंड, थर्ड नियरेस्ट ऑफ द सन है। ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर हम जीवन मौजूद है, जिसपे ऑलरेडी लाइफ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका रीजन जो है, पृथ्वी की अवस्थिति जो है, ये गोल्डी लॉक्स जोन में है। गोल्डी लॉक्स जोन से आशय ये कि जो ऐसा स्थान जहाँ पर लाइफ सरवाइव करना पॉसिबल हो, उसे हम गोल्डी लॉक्स जोन कहते हैं। इतना टेम्परेचर कि वहाँ लाइफ पॉसिबल सरवाइव किया जा सके, उसे हम गोल्डी लॉक्स जोन कहते हैं। तो हमारे अर्थ के उसमें आ गया, इसका जो लोग 3/4 पार्ट ऑफ द क्या है? वाटर है। ये थर्ड नियरेस्ट ऑफ द सन है। एकमात्र ब्रह्मांड में ज्ञात ऐसे हमारे जो एकमात्र ब्रह्मांड में ज्ञात स्थान है जहाँ पर जीवन मौजूद है। इसका रीजन जो गोल्डी लॉक्स जोन में अवस्थित है। और चौथा ग्रह है, जिसे सेकंड फोर्थ नियरेस्ट ऑफ द सन कहते हैं, उसे हम लाल ग्रह कहते हैं। अब लाल ग्रह क्यों कहते हैं? लाल ग्रह से आशय मतलब मंगल ग्रह। लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पर जो है ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल रंग का दिखता है। हमारे सौर मंडल का सूर्य से चौथा और दूसरा सबसे छोटा ग्रह, यानी फर्स्ट नियरेस्ट ऑफ द सन जो था मरकरी था, और स्मॉलेस्ट ऑफ द सन, स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ और सोलर सिस्टम जो था मरकरी था, और उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है?
तो मंगल है। यहाँ देख सकते हैं कि दूसरा सबसे छोटा ग्रह यह अपनी सतह पर लाल ऑक्साइड लौ ऑक्साइड के कारण लाल दिखता है। और आप लोग जानते भी होंगे कि बहुत सारे, जैसे नासा हो गया, इसरो हो गया, समय समय पर ये मिशन मंगल मंगल ग्रह पे अध्ययन करने के लिए बहुत सारे मिशन चलाए जाते हैं। इसका रीजन क्या है? जैसे एक मूवी आई थी मिशन मंगल करके, अक्षय कुमार और विद्या बालन जी की, जो एक रियल स्टोरी थी, जो हमारे देश, जो इसरो है इसके द्वारा चलाया गया मिशन मंगल के सफलता के विषय में दिखाता है। तो इसका से ये कि जो मंगल भी हमारे सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह है जिस पर लाइफ हम एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जल की खोज नहीं हुई। यदि जल की खोज हो जाती है मंगल ग्रह पर, तो यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करने लगेंगे लोग, और यहाँ पर अच्छे से जीवन भी यापन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें ग्रह की ओर, हमारे सौरमंडल का और सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे हम क्या कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं, यानी जुपिटर कहते हैं। ये लार्जेस्ट ऑफ द सन, सॉरी लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा कौन सा है? फिफ्थ नियरेस्ट ऑफ द, सूर्य से यदि दूरी के क्रम में देखें तो ये पांचवें नंबर का ग्रह है, और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे हम इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। तो आपको याद रखना है, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लेनेट क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, जुपिटर कहते हैं। जुपिटर कहते हैं। और स्मॉलेस्ट किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो है उसे हम क्या कहते हैं, मरकरी बुध कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी बुध कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम मरकरी। सन 2006 से पूर्व हमारे सौरमंडल में कितने ग्रहों की संख्या कितनी थी? तो 9 थी। सन 2006 के बाद कितने हो गए? तो 8 हो गए। 8 होने के पीछे क्या कारण है? तो सन 2006 में खगोलवेत्ताओं के द्वारा प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल कर गौण ग्रहों की श्रेणी में रख दिया। गौण ग्रह क्या होते हैं और ग्रह क्या होते हैं, इसके विषय में भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और छठा, सौरमंडल का छठा और बृहस्पति के बाद दूसरा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये गैसीय ग्रह है। गैसीय ग्रह यानी दूरी की तरफ देखें तो ये छठवें नंबर का, सूर्य के नजदीकी से छठवें नंबर का ग्रह है। यदि सूर्य से चले तो छठवें नंबर के ग्रह को क्या कहेंगे? शनि कहेंगे, सैटर्न कहेंगे। और ये सेकंड लार्जेस्ट ऑफ और सोलर सिस्टम का प्लेनेट है। अब सातवां ग्रह जो है, सातवां यूरेनस है, जिसे हम अरुण कहते हैं। क्या कहते हैं? अरुण कहते हैं। हमारे सौरमंडल का सातवां और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और वरुण जो है हमारे सौरमंडल का आठवां और सूर्य से सबसे दूर की क्रम में अवस्थित है। मैं आपको इन ग्रहों के एक बार फिगर भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन, जो लेक्चर देखे उनसे क्वेश्चन पुट अप कर लेता हूँ। इसे यदि बात करें तो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम क्या है? तो बुध है, जिसे हम क्या कहेंगे? मरकरी कहेंगे। सेकंड स्मॉलेस्ट की बात करें तो मार्स कहेंगे। सेकंड स्मॉलेस्ट बुध के बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो मार्स है। और सबसे बड़ा ग्रह की बात करें, लार्जेस्ट ग्रह की बात करें, तो पांचवें नंबर का ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में, जिसे हम जुपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। और सेकंड लार्जेस्ट है, तो हम देख सकते हैं छठवें नंबर का ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा, जिसे हम क्या कहेंगे? सैटर्न कहेंगे सैटर्न कहेंगे, शनि कहेंगे। तो चलिए, आपको क्या हो इस लेक्चर में, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटे ग्रह, सन 2006 से पूर्व कितने ग्रह थे, सन 2006 के बाद कितने ग्रह हो गए, बौने ग्रह क्या होते हैं और ग्रह क्या होते हैं, इन सब के विषय में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और यदि मुझसे कोई त्रुटि होता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप उस त्रुटि को सुधारने के लिए मुझे कमेंट में अपना सुझाव जरूर जरूर दे सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं इन ग्रहों पे आपको चित्र दिखा देता हूँ। ये जो है फर्स्ट नंबर का ग्रह है, जिसे मरकरी हम क्या कहते हैं? बुध कहते हैं। जिसे जो स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, बुध है। इसमें ये वीनस है, जिसे हम शुक्र कहते हैं।
ये अर्थ है जिसे हम क्या कहेंगे, पृथ्वी कहते हैं, जिसपे हम एग्जिस्ट कहते हैं, लाइफ एग्जिस्ट। ये मार्स है जिसे मंगल कहते हैं। मार्स लाल क्यों दिखाई देता है? इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है मरकरी की बात करें। ये 5वें नंबर की बात करें तो ये क्या है, जुपिटर है, जिसे हम जुपिटर क्या करेंगे, बृहस्पति कहेंगे। ये फर्स्ट लार्जेस्ट प्लेनेट है, फर्स्ट लार्जेस्ट प्लेनेट। ये सैटर्न, जिसे हम क्या कहेंगे, शनि कहेंगे। ये सेकंड लार्जेस्ट है। ये जो फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, इन सबको याद रखना है आपको। ये यूरेनस जो है अरुण है, और ये वरुण है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको जो व्हाट इज सोलर सिस्टम एंड व्हाट इट्स कंपोनेंट्स का जो फर्स्ट लेक्चर सीरीज था, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, सभी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे पिन कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।